नमस्कार प्यारे मित्रों। आज की क्लास में हम असिस्टेंट प्रोफेसर के भूगोल विषय के सिलेबस विश्लेषण अंतिम क्लास कल्चर ज्योग्राफी पर डिस्कस करें। सबसे पहले तो आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। 4 महीने पहले इस क्लासेस को मैंने शुरू किया था। 4 साढ़े 4 महीने पहले हो गए। बीच में विधानसभा चुनावों के कारण भी बाधा आई। के बावजूद कुछ समस्याएं कोर्स को लेकर के, विभिन्न क्लासेस को लेकर के आती रही, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एग्ज़ाम से लगभग 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले ये चीज़ आपकी पूरी कंप्लीट कर दूँ। और आज ये उसी के साथ कह रहा हूँ कि सिलेबस विश्लेषण की अंतिम क्लास है, क्योंकि इंडिया ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी के विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। सांस्कृतिक ज्योग्राफी ये विश्लेषण की अंतिम क्लास होगी, और मुझे आशा है, विश्वास है कि मेरी ये क्लासें आपकी सफलता में, ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक थोड़ा सा सहारा बनेगी। दूसरा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप तल्लीनता के साथ लगे रहिए, मेहनत के साथ लगे रहिए, इस विश्वास के साथ आगे बढ़िए कि आने वाले करीबन अपने पास 40 से जो 45 दिन, 45 से जो 50 दिन अपने पास है, उन 50 दिनों में हम हमारा 100% दें। मैं कुछ ही समय से अगले 1.5 महीने की रणनीति को लेकर के आपके साथ रूबरू होगा। आप बढ़िया पढ़ें और उम्मीद के साथ आगे बढ़े कि मुझे सफलता मिलेगी। तो आज की क्लास में डिस्कस करें। इससे पहले विद्यार्थियों में हर क्लास में बताता हूँ, और इस क्लास में भी आपको बताऊंगा। आपकी सुविधा के लिए मैंने अपने एप्लीकेशन एन के ज्योग्राफी पॉइंट, ये एप्लीकेशन है, आप सब जानते हैं। और जो भी मित्र नए देख रहे हैं, कुछ नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, वो कमेंट्स कर रहे हैं कि सर ये चीज़ पहले आपने नहीं बताई। मैं करीबन 2 महीने से आपको ये बता रहा हूँ। फिर भी जो स्टूडेंट, एक तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो थोड़े सीरियस हो जाए, उसमें से कुछ स्टूडेंट ही सीरियस है, तब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे परिवार की जो सफलता है, वो सफलता आपकी सीरियसनेस पर निर्भर करती है। तो आप थोड़े सीरियस हो जाए। ये जो चीज़ें हैं, आपकी ज्योग्राफी की सबसे टफ चीज़ें हैं, इसको मैंने अपने एप्लीकेशन एन के ज्योग्राफी पॉइंट पर डाल रखा है 2 कोर्स के रूप में। एक तो जीआईएस जीपीएस रिमोट सेंसिंग का अलग से कोर्स चल रहा है, बहुत ही सरल भाषा में 26 क्लासेस के साथ इसको विश्लेषित किया गया है। करीबन 25 से 26 घंटे का वो कोर्स है। और एक आप सबकी डिमांड पर इन 4 चीज़ों का मैंने कोर्स चला रखा है, रिसर्च, कार्टोग्राफी, स्टैटिक्स और ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी का। और इस कोर्स के अंदर करीबन 27-28 क्लासें आ चुकी है, 40 से 45 क्लासें आपको मिलेगी। करीबन 25-26 क्लासें आई है, जिसमें सांख्यिकी को मैंने पूरा कर दिया है। रिसर्च की लगभग 70% क्लासें हो गई है, 7-8 क्लासें हुई है, 4-5 क्लासें और बाकी है। इस समय कार्टोग्राफी चल रही है, कार्टोग्राफी की करीबन 5 से 6 क्लासें हो गई है, और 8 से 10 क्लासें और आएगी। सारे बच्चों की डिमांड थी प्रोजेक्शन को लेकर के, मैं सब चीज़ें आपकी करवाऊँगा। मेरा टारगेट है मध्य अप्रैल तक मैं ये सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ। और ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी की 3 क्लासें आ चुकी हैं, 3 क्लासें और बनेगी। मध्य अप्रैल तक ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। ये दोनों कोर्स अपने एन के ज्योग्राफी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। और इसके अलावा मैं आप सबके विश्वास से एक और बैच लेकर के आपके बीच में आ रहा हूँ, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, तो आप अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएं जो स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं। और आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्लियर होने के बाद स्कूल लेक्चरर की तरफ सोचिए। आप एक बार तल्लीनता के साथ वहां लगे रहिए, तो अपने मित्रों तक ये जरूर पहुंचाए। हमने स्कूल व्याख्याता 2024 का बैच भी शुरू कर रखा है। एक गोल्डन टारगेट के साथ मेरा टारगेट है कि अपने प्लेटफॉर्म पर कम से कम 500 स्टूडेंटों को हम सेलेक्ट करें। एक बेहतरीन प्रयास है, इसकी आगे पूरी रणनीति आपके सामने आएगी। अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधे अपन डिस्कस करते हैं अपनी क्लास पे। प्यारे विद्यार्थियों, सांस्कृतिक ज्योग्राफी के बारे में आपको बता दूं, कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं। मुझे 8 से 10 बच्चों ने मैसेज भेजा कि सर सांस्कृतिक ज्योग्राफी काफ़ी टफ पड़ रही। कोई टफ नहीं है, 3 से 4 प्रश्न आते हैं, और इनके प्रश्नों का जो क्राइटेरिया रहता है वो 2-3 चैप्टरों पर रहता है। मैं सारे चैप्टरों पर डिस्कस करवाऊंगा। बहुत शॉर्ट में विद्यार्थियों इसको पढ़ना है, ज़्यादा वाइड इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।
सांस्कृतिक भूगोल की प्रकृति और विशेष क्षेत्र के बारे में है। आपको ज़्यादा कहीं नहीं जाना है। परिभाषा में 3-4 परिभाषाएँ देख लेनी है। विशेष करके एक तो डिमागा की, कैमिले वेलो की और सावर की जरूर देखना। कैमिले वेलो की एक किताब है, मैंने यहाँ लिख दिया है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस। बाकी ज़्यादा गहराई मत जाना क्या लिखा हुआ है इसमें, क्योंकि आप सांस्कृतिक भूगोल किताब पढ़ने जाओगे तो बहुत लंबी किताब है, इतना आपने पूरा होगा नहीं। इसके अलावा वेगनर व मिक्सेल ने जो डेफिनेशन दी है वो, गॉर्डन और रोबेंट्री की डेफिनेशन देख लेना, और स्पेंसर व थॉमस का जो वर्क है, अच्छा वर्क है स्पेंसर और थॉमस का। हालांकि परिभाषा नहीं के बराबर मिलेगी स्पेंसर और थॉमस की, लेकिन कहीं सांस्कृतिक भूगोल के बारे में स्पेंसर और थॉमस ने लिखा है तो उसको थोड़ा सा देख लेना कि भाई ये सांस्कृतिक भूगोल को किस एंगल से देखता है। 1973 में इसने किताब लिखी थी इंट्रोड्यूसिंग कल्चर ज्योग्राफी। इसमें उन्होंने दुनिया के रीजन्स का क्लासिफिकेशन किया था। तो ये तो केवल परिभाषा और इनसे रिलेटेड आपको चैप्टर देखना है। इसके अलावा प्रकृति में एक चीज आपको, हाँ, स्पेंसर और थॉमस के अब मैंने लिख ही दिया है, आपको ज्यादा इधर उधर घूमने की आवश्यकता नहीं है। जहां भी आपको किताब के अंदर स्पेंसर और थॉमस मिले तो उसको थोड़ा विस्तार से देख लेना। इन्होंने सांस्कृतिक भूगोल के 4 अवधारणात्मक अस्तित्व बताए हैं, मतलब ये विषय क्षेत्र से रिलेटेड आपका चैप्टर है कि उन्होंने सांस्कृतिक भूगोल में 4 मेजर बातें बताई कि ये 4 मेजर अवधारणाएं सांस्कृतिक भूगोल में लिखी जाती है। तो यूँ पूछा जा सकता है कि स्पेंसर और थॉमस के अनुसार सांस्कृतिक भूगोल के अवधारणात्मक तत्व है। 4 तत्व बताए, भौतिक व जैविक पर्यावरण, जनसंख्या, सामाजिक संगठन और प्रविधियां, मतलब इनका अध्ययन सांस्कृतिक भूगोल में किया जाता है। तो ये एक विशेष क्षेत्र के हिसाब से भी आपका चैप्टर बन गया। इसके अलावा स्पेंसर और थॉमस ने 6 अंतर संबंध बताए हैं। इन 4 तत्वों को उन्होंने 6 अंतर संबंधों से कोरिलेट किया है। तो वो 6 अंतर संबंध भी आपको हर बुक में मिल जाएंगे। एक बच्चे ये कहते हैं कि भाई इसको कहाँ से पढ़े, एस डी मौर्य से पढ़े या अलका गौतम से पढ़े, कहीं से पढ़े, क्या फर्क पड़ता है। ये चीजें सब लिखते हैं, सब कॉमन लिखते हैं। और बहुत सारे बच्चों का ये था कि सर ये चीज, ये मैटर मिलता नहीं है, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिए। मेरा जो एप्लीकेशन का व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए आप, 8619546093। तो मैं आपको इसका मैटर प्रोवाइड करवा दूंगा। जो भी सिंपली मैटर होंगे मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा इस पे। इसके अलावा इन पे भी आप कर दीजिए। नीचे स्क्रॉल में पट्टी चल रही है, उसमें मैंने 2 नंबर दे रखे हैं। तो ये 2 नंबर अपने प्लेटफॉर्म के नंबर हैं, और इन नंबरों पे आप है वो व्हाट्सअप मैसेज छोड़ दीजिए। तो मैं इनकी पूरी पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दूंगा। 30 एक पेज होंगे वो, ठीक है। तो अंतर तत्व संबंध वगैरह उसमें आपको मिल जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, सांस्कृतिक भूगोल के अंतर तत्व। ये इलेमेंट्स है, इंटर इलेमेंट्स है, ये भी आपका सिलेबस से रिलेटेड है। ये थोड़ा अच्छा चीज है। ये ऊपर से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है कि कार्ल सॉवर ने सांस्कृतिक भूगोल के कितने अंतर तत्व बताए हैं। तो कार्ल सॉवर ने 5 बताए हैं, जॉर्डन व रोवेंट्री ने 6 बताए हैं, स्पेंसर व थॉमस ने 5 बताए। तो ये विद्यार्थियों अच्छा प्रश्न बन सकता है कि कार्ल सॉवर के निम्नलिखित में से कौन कार्ल सॉवर का अंतर तत्व नहीं है, जॉर्डन और रोवेंट्री का कौन है। इसके हिसाब से देख लेना इसको। और इसके अलावा सांस्कृतिक भूगोल के अध्ययन के उपागम, ये अच्छी चीज है। उपागम में केवल नाम याद रखने, बाकी गहराई में मत जाना। 4 तरह के उपागम चलते हैं। एक तो विश्लेषणात्मक विधियों के उपागम चलते हैं, एक तिथि निर्धारण का है, डेट के हिसाब से, यानी ऐतिहासिक उपागम हो गया, एक मानचित्रण का हो गया और एक हवाई फोटोग्राफ का हो गया। विश्लेषणात्मक उपागम की कई विधियां हैं, जैसे पारिस्थितिकी उपागम है, तुलनात्मक उपागम, सांख्यिकी उपागम, अनुकरण उपागम और क्षेत्रीय वितरण उपागम। ये सीधे सीधे नाम है, जैसे ऐसे आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक भूगोल का उपागम है या नहीं है। ये चीज देख लेना, ठीक है। उसके बाद सांस्कृतिक क्षेत्र एवं सांस्कृतिक प्रदेश, बस प्रश्न यहीं से है। जहां तक मैं समझता हूँ, मेरा अनुभव है, मैंने पिछले 2 एग्जाम दिए हैं, जो इससे पिछला एग्जाम था उसमें तो केवल और केवल सांस्कृतिक प्रदेश के प्रश्न पूछे गए थे। 3 प्रश्न सांस्कृतिक भूगोल से, एक प्रश्न थोड़ा बाहर से आया था, वो भी बहुत सिंपल प्रश्न था। अब ये जो चैप्टर है सांस्कृतिक भूगोल का, जिसमें सांस्कृतिक क्षेत्र एवं प्रदेश, जिसको अपन
एरिया एंड रीजन कहते हैं। एरिया एंड रीजन में हमें 3 चीजें पढ़नी होती है। एक तो प्रदेश मतलब रीजन पढ़ने होते हैं, एक परिमंडल जिसको रीलम कहते हैं और एक मंडल जिसको वर्ल्ड कहते हैं, ये पढ़ने होते हैं। इसमें भी क्लासिफिकेशन पढ़ना है, विद्वानों ने स्पष्ट क्लासिफिकेशन दिया है। किस किसने दिया है? एक तो रसेल और निफेन ने दिया है, एक स्पेंसर और थॉम्स ने दिया है, एक ब्रोएक ने दिया है। ये 3 विद्वानों ने क्लासिफिकेशन किया है। मैं आगे पूरा समझाऊंगा और एक पीडीएफ से भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ विद्यार्थियों आपको एक ध्यान रखना है, एक कभी कभार इसका क्रम पूछा जाता है कि कौन बड़ा प्रदेश है और कौन छोटा प्रदेश है। तो नॉर्मली 3 वर्ड है आपके सामने, एक प्रदेश है, एक परिमंडल है और एक मंडल है। इसको आप इंग्लिश में याद रखें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। रीजन है, रीलम है और वर्ल्ड है। याद रखना विद्यार्थियों, वर्ल्ड सबसे बड़ा है, वर्ल्ड से छोटा रीलम है और रीलम से छोटा रीजन है। ओके, ये बढ़ते क्रम के अंदर है, तो बढ़ते और घटता क्रम पूछा जा सकता है। अब 2 चीजें आपको ध्यान रखना, एक प्रदेश के बारे में, प्रदेश की विशेषता क्या है, और एक मंडल के बारे में सामान्य जानकारी, यानी मंडल क्या है, कितने हैं आदि। ये तो आगे क्लासिफिकेशन में आ जाएगा। इसके अलावा इन प्रदेशों पर अध्ययन करने वाले विद्वान कौन से हैं, उनकी पुस्तक कौन सी है। हालांकि मैंने आगे विद्वानों के बारे में जिक्र किया है, पुस्तकों के बारे में भी किया है। मूल रूप से 3 विद्वानों का ध्यान रखना है आपको। 2 की अच्छी पुस्तकें भी है, उस पर भी अपन जिक्र करेंगे। जैसे यहाँ मैंने जिक्र किया है रसेल और निफेन। एक तो रसेल और निफेन का क्लासिफिकेशन चलता है। इन्होंने 1971 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था कल्चर वर्ड्स। तो कल्चर वर्ड्स नाम की बुक के अंदर इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। ये सीधा सीधा प्रश्न है कि रसेल और निफेन ने कितने वर्ड बताए? 7, सॉरी, हाँ 7 वर्ड बताए मंडल। और उन्होंने परिमंडल रीलम कितने बताए? 36। और रीजन कितने बताए? 67। ये थोड़ा सा आपको विस्तार से देखना है कि कौन से उन्होंने 7 मंडल बताए हैं, और फिर कुछ पर्टिकुलर मंडलों के अंदर कौन से परिमंडल इसके ज्यादा चर्चित है। अब प्रदेश के बारे में ज्यादा विस्तार से नहीं पूछा जाएगा, डिजिट याद रख लेना, 67 प्रदेशों की बात की थी। लेकिन 7 मंडल और 27 परिमंडल, ये ध्यान रखना जरूरी है। 7 मंडल में कौन से मंडल किस महाद्वीप में पड़ते हैं, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। इसको मानचित्र से समझने की कोशिश करना। स्पेंसर और थॉम्स, इसकी बुक मैंने पहले ही आपको बता दी 1973 में। इसने 11 मंडल बताए और 37 परिमंडल बताए। प्रदेशों का ये स्पष्ट क्लासिफिकेशन इसका मिलता नहीं है, बट आपको मंडल ध्यान रखने हैं, 11 मंडल है। इसके अलावा ब्रोएक ने एक विभाजन दिया है जिसमें इसने 7 परिमंडल बताए हैं। ब्रोएक का प्रश्न एक बार पूछा गया था, 7 परिमंडलों में कौन कौन से आते हैं, किस परिमंडल में कौन से प्रदेश को उसने शामिल किया। वैसे ये 7 परिमंडल के बजाय मेरे हिसाब से मंडल है, क्योंकि बुकों में परिमंडल शब्द इस्तेमाल किया है, बट बल्कि वो 7 मंडल के हिसाब से उसको क्लासिफिकेशन किया था ब्रोएक ने। मैं एक एग्जांपल से आपको समझा दूंगा पूरा पूरा। तो ब्रोएक को थोड़ा डिटेल से देख लीजिए, किताब में आपको मिलेगा। इसके अलावा इन्हीं विद्वानों ने, मतलब रसेल, निफेन, स्पेंसर, थॉम्स ने महाद्वीप वाइज स्टडी और की है। वो तो थी वर्ल्ड की, वर्ल्ड की मतलब पूरी दुनिया का उन्होंने क्लासिफिकेशन एक साथ किया। फिर उन्होंने महाद्वीप वाइज भी अपना क्लासिफिकेशन दिया। तो जो रसेल और निफेन का क्लासिफिकेशन चलता है वो एशिया के संदर्भ में, उसका क्लासिफिकेशन काफी बुकों के अंदर दिया हुआ है। तो रसेल और निफेन है वो एशिया का जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो एशिया में 3 तो मंडल मानते हैं, 6 परिमंडल मानते हैं और 28 प्रदेश मानते हैं। ध्यान रखना ये बात केवल एशिया की है। ओके, जबकि पूर्व में भी मैंने आपको बताया था रसेल और निफेन के 7 मंडल, 27 परिमंडल और 67 प्रदेश की बात करता है। ये पूरे वर्ल्ड की बात करता है, जबकि यहाँ रसेल और निफेन केवल एशिया की बात करता है। उन 7 में से 3 एशिया के अंदर है। ओके, स्पेंसर और थॉम्स ने यूरोप का क्लासिफिकेशन बढ़िया ढंग से विस्तार से लिखा है, जिसमें यूरोप के अंदर 6 परिमंडल माने हैं और 10 प्रदेश माने हैं। यूरोप का क्लासिफिकेशन रसेल और निफेन ने भी किया है, जिसने 5 परिमंडल और 14 मंडल माने हैं। तो इतना गहरा मत जाना 5 में कौन है, 14 में कौन है, बट मोटा मोटा ध्यान रखना कि रसेल और निफेन ने यूरोप के लिए कितने परिमंडल और कितने मंडल, कितने प्रदेश दिए हैं। तो ये हो गया आपका सामान्य वर्गीकरण। उसके बाद अमेरिका पर भी स्टडी की है। अमेरिका पर स्पेंसर और थॉम्स ने की है। उसने अमेरिका में 2 परिमंडल माने और 5 प्रदेश माने, जबकि रसेल और निफेन ने वहां है वो 3 परिमंडल माने हैं।
हालांकि ये लिखते परिमंडल है, बल्कि बड़े प्रदेशों के रूप में मंडल का इस्तेमाल किया। वो आप पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अब थोड़ा सा मैं एक डीपली आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा। जनजातीय समूह लेने से पहले एक पीडीएफ के द्वारा मैं आपको समझा दूं थोड़ा। ये जैसे रसेल और निफेन का क्लासिफिकेशन है 1971 का, थोड़ा ढंग से समझें अपन बढ़िया तरीके से। यहाँ एक बार आप पढ़ लोगे ना, तो जहां तक मैं समझता हूँ ये प्रश्न छूटेगा नहीं। मैं अच्छी तरीके से, मैंने जिस बुक के अंदर पढ़ा और मुझे लगा, मैंने नोट किया है कौन सा प्रदेश वैल्यूएबल है एग्जाम्पल की दृष्टि से, कौन सा मंडल और परिमंडल है उसके हिसाब से। तो जो रसेल और निफेन का क्लासिफिकेशन है, उसने जो मंडल माने हैं वो विद्यार्थियों 7 माने, ये तो आपको पता है। उसने जो परिमंडल माने हैं वो 27 माने, ये मैंने बताया था अभी। और प्रदेश माने 67। देखो मंडल में 7 कौन कौन है। एक ध्रुवीय मंडल है, ध्रुवीय मंडल में 2 परिमंडल आते हैं। कौन कौन से? एक तो यूरेशियाई परिमंडल आता है, एक अमेरिकी परिमंडल आता है। ये तुम्हें याद कब रहेगा? जब तुम इसको मानचित्र की सहायता से देखोगे, ध्यान रखना। उसके बाद यूरोपीय मंडल की बात करी, यूरोपीय मंडल में उसने 5 परिमंडल माने। 5 परिमंडल में एक उत्तर पश्चिम यूरोपीय परिमंडल है। ध्यान रखना, उत्तर पश्चिम यूरोपीय परिमंडल में उसने 4 प्रदेश माने। 4 प्रदेश में एक ब्रिटिश द्वीप समूह है, एक स्कैंडिनेवियाई देश है, एक इसने निम्न देश की बात करी है। ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये प्रश्न इसमें यूं आएगा, जैसे आ सकता है, आएगा अगर, मैं गारंटी नहीं ले सकता, आ सकता है कि रसेल एवं निपेन के अनुसार उत्तर पश्चिम यूरोपीय परिमंडल में कौन शामिल है या नहीं है। फिर उसने जो आगे पूर्वी यूरोपीय परिमंडल की बात करी है, इसमें उसने कोई प्रदेश का क्लासिफिकेशन नहीं किया। ये अच्छा है। एक इसने विसरण पेटी की बात करी है। अब ध्यान से सुनो, इसको इस एंगल से याद करो कि विसरण पेटी किस मंडल का हिस्सा है? यूरोपीय मंडल का हिस्सा है। विसरण पेटी में कौन आएंगे? फिनलैंड, बाल्टिक राज्य, उत्तरी साल्विक राज्य, डेन्यूब क्षेत्र और दक्षिण क्षेत्र। बात समझ में आ रही है? ये इतने आपके विसरण पेटी में आएंगे। तो ये थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल, एक अलग से हटकर की एक नाम है। तो उत्तर पश्चिम यूरोपीय में निम्न देश में कौन आता है उसको देख लेना आगे, क्योंकि उसने डिटेल से वर्णन किया है, वहां आपको पूरा मिल जाएगा। विसरण पेटी में ये क्षेत्र आते हैं। उसके बाद उन्होंने यूरोपीय मंडल के अंदर ही चौथा दिया है भूमध्य सागरीय परिमंडल। और भूमध्य सागरीय परिमंडल में 3 प्रदेश दिए, एक यूनान दिया, एक इटली दिया है, एक आइबेरिया दिया है। यहाँ साइबेरिया लिखा हुआ है किसी किताब में, गलत है, आइबेरिया प्रायद्वीप है। तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में आइबेरिया, इटली, यूनान आते हैं। ये भी एक अच्छा चैप्टर है। इसके अलावा ये बढ़िया है, पश्चिम संक्रमण प्रदेशीय परिमंडल। इसमें उसने फ्रांस और स्विट्जरलैंड को शामिल किया है। ये चीज बढ़िया ढंग से देख लेना। ये हो गया आपका यूरोपीय मंडल के बारे में। उसके बाद में उसने अमेरिकी परिमंडल की बात करी। अमेरिकी परिमंडल में उसने 3 मंडल बताए हैं। 3 मंडलों में आप ध्यान से देखो, एक तो आंग्ल अमेरिकी परिमंडल की बात करी, एक आंग्ल अमेरिकी परिमंडल 2, और एक है लैटिन अमेरिकी परिमंडल 1, और एक लैटिन अमेरिकी परिमंडल 2। ये तो आंग्ल अमेरिकी और लैटिन अमेरिकी दो ही हुए। एक तो आंग्ल अमेरिका का हो गया, एक आंग्ल अमेरिका का, ये आंग्ल अमेरिका 1 और 2, ये तो आप आंग्ल अमेरिका ही मानो। दूसरा उसने लिया लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका का भी उसने 1 और 2 किया है। फिर संक्रमण द्वीपीय अमेरिका, बस ये 3 एरिया उसने लिए हैं। इसका ज्यादा आप गहरा मत जाना, इतना गहरा जाने की आवश्यकता ही नहीं है। अब ये थोड़ा सा प्रदेश के बारे में देख लो, हो सकता कोई नाम आ जाए कि ये यूरोपीय मंडल में है, अमेरिकी परिमंडल में है, किस में है। आंग्ल अमेरिका में उसने अलास्का, उत्तरी वन, समुद्र तटीय प्रदेश, सेंट लॉरेंस, इसमें कुछ अलग से जो शब्द आता है ना, उसको गौर करना। जैसे इसमें एक ही आया है ओजारक ओवाचिता प्रदेश। ये जो ओजारक ओवाचिता प्रदेश है, ये आंग्ल अमेरिकी परिमंडल का हिस्सा है, जो अमेरिकी परिमंडल में आता है। मानचित्र देख करके आप इसकी स्टडी करोगे बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा। आंग्ल अमेरिकी 2 के अंदर थोड़े नीचे वाले क्षेत्र इसने लिए, जिसमें प्रेरी है, वृत मैदान है, रॉकी पर्वतमाला है, पठारी प्रदेश। तो इसमें ज्यादा कोई मुझे इंपॉर्टेंट दिखा नहीं। लैटिन अमेरिकी परिमंडल फर्स्ट के अंदर भी ज्यादा कोई चीजें नहीं है इसमें। मैक्सिको, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये वाले प्रदेश आएंगे। लैटिन अमेरिकी 2 के अंदर दक्षिण अमेरिका का उत्तरी प्रदेश, दक्षिण अमेरिका का दक्षिणी प्रदेश आएगा। संक्रमण द्वीपीय अमेरिका, कैरिबियन द्वीप वाला वो क्षेत्र है। तो इसके एग्जाम्पल थोड़े देख लेना।
उसके बाद में चौथा है शुष्क मंडल। शुष्क मंडल के इसने दो भाग बताए, एक तो अरब बर्बर परिमंडल और एक तुर्क मंगोल परिमंडल। ये थोड़ा ठीक है। जो अरब परिमंडल है उसमें यूरोपीय सारा संक्रमण आ गया। इसके अलावा एक कोई समीप पूर्व लिखा है ना, इसको देख लेना। मेसोपोटामिया इसमें आएगा, इराक इसमें आएगा, इसमें अरब बर्बर परिमंडल में। तुर्क मंगोल परिमंडल की जो बात करिए तो तुर्क मंगोल परिमंडल में एक तो टर्की आ जाएगा, एक ईरान का पठार, तुरान, मध्य एशियाई पर्वतीय घाट और बहिर्वर्ती चीन। अब ये थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूज करेगा कि भाई बहिर्वर्ती चीन का संबंध किससे है, तो बहिर्वर्ती चीन है वो तुर्क मंगोल परिमंडल में आता है। तुर्क मंगोल परिमंडल शुष्क मंडल का हिस्सा है। तो जैसे इसमें ऐसे आ जाए कि शुष्क मंडल में कौन शामिल है और इनमें से पूछ ले और कोई एक आध चीज बाहर किया जाए, तो ये थोड़ा मेरे कहने का मतलब इन चीजों को थोड़ा डीप से देखना, क्योंकि प्रश्न इन्हीं में से हैं। उसके बाद में प्राच्य मंडल, प्राच्य एशियाई मंडल पांचवा है, जो सात में से पांचों पर अपन पांचवें पर डिस्कस कर रहे हैं। इसने चार मंडल बताए, ये भारत के इनके एशिया के संदर्भ में, जिसमें भारतीय परिमंडल है, चीनी परिमंडल है। इसमें एक ही अटपटा नाम है तिशन लिंग, ध्यान रखना ये चीनी परिमंडल का हिस्सा है जो प्राच्य या एशियाई मंडल के अंतर्गत आता है। बाकी चीनी परिमंडल में फार्मोसा भी आता है, कोरिया और जापान भी आते हैं। एक ध्यान रखना इन दोनों का, कोरिया और जापान किस परिमंडल का हिस्सा है, चीनी परिमंडल का हिस्सा है। ओके। उसके बाद मलय परिमंडल, मलय परिमंडल में जावा, पूर्वी द्वीप, पश्चिम द्वीप, फिलीपाइन द्वीप समूह, ये थोड़ा मैंने अंडरलाइन किया है, फिलीपाइन का ध्यान रखना, ये मलय परिमंडल में आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कहीं आप इसको प्रशांत वाले के साथ देख लो। उसके बाद हिंद चीन है, तो हिंद चीन का तो एकदम मैटर क्लियर है, थाईलैंड है, म्यांमार, थाईलैंड और हिंद चीन आता है। उसके बाद छठा है अफ्रीकी परिमंडल, इसमें भी पांच अफ्रीकी मंडल है। ये परिमंडल शब्द यूज कर लेते हैं बुक के अंदर, बाकी अफ्रीकी मंडल है ये, क्योंकि ये वर्ड लिखा हुआ है ना, तभी तो मैंने कहा ना उसमें वो मंडल परिमंडल की कहानी कई बार बुकें यूज कर लेती है उसको। अफ्रीकी परिमंडल में पांच आते हैं, ये थोड़ा सा क्योंकि इसके आगे प्रदेश का दिया हुआ नहीं है, थोड़ा पांच शब्दों का ध्यान रखना। गिनी परिमंडल, पश्चिम सूडान, मध्यवर्ती अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। थोड़ा हाँ, इसमें ज्यादा गहराई वाली कोई बात मुझे लगती नहीं, ये ठीक है। सातवां है ना प्रशांत मंडल, इसको विद्यार्थियों गहराई से देखना, इसमें सारे नाम है वो स्पेसिफिक है। चार परिमंडल है इसमें, बहुद्वीपीय, लघु द्वीपीय, कृष्ण द्वीपीय और दक्षिणी द्वीपीय परिमंडल। इसको थोड़ा डिटेल से देख लेना, उसी किसी भी किताब में ये मिलेंगे तो आगे डिटेल से लिखा होगा कि भाई बहुद्वीपीय में कौन है, लघु द्वीपीय में कौन है, कृष्ण द्वीपीय में कौन है। ये वो मेलिनेशियन है, पोलिनेशियन है और माइक्रोनेशियन है। ये हो गया पोलिनेशिया, ये हो गया माइक्रोनेशिया और ये हो गया मेलेनेशिया। ये प्रशांतीय क्षेत्र है जो प्रशांत परिमंडल में आते हैं। ओके। अभी अपन ने जो पढ़ा था वो रसेल और निफेन का पढ़ा था। उसके बाद स्पेंसर और थॉमस का आएगा। स्पेंसर और थॉमस की कहानी भी अपन ने पूर्व में पढ़ी होगी। स्पेंसर और थॉमस वाले में आपने देखा होगा पहला परिमंडल, पहला जो मंडल है वो पश्चिम यूरोप है। इसमें इसने तीन भाग किए हैं, स्कैंडिनेविया, उत्तर पश्चिम यूरोप और भूमध्य सागरीय परिमंडल। और इसमें थोड़ा सा आगे इसने ये क्लासिफिकेशन भी किया है ना। इसमें ये जो भाग है आइबेरिया वाला हिस्सा है, एक मिनट, ये जो आइबेरिया वाला हिस्सा है इसको इसने भूमध्य सागरीय परिमंडल में लिया है, ये साइबेरिया नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। पश्चिम यूरोपीय वाले में आता है, तीन हिस्से इसने किए हैं। और फिर ध्यान रखना अरब मुस्लिम शुष्क मंडल, इसके छह हिस्से हैं। इसमें कोई ज्यादा गहराई वाली बात नहीं है। ये मैं स्पेंसर और थॉमस की बात कर रहा हूँ। ये सारी चीजें आपको ज्यादा डीप पढ़नी है, ज्यादा गहराई से पढ़नी है। फिर आधुनिक परिमंडल में तीसरा अफ्रीकी परिमंडल है। अफ्रीकी में मध्य अफ्रीकी, दक्षिण अफ्रीकी और पूर्वी। आप कहोगे सर उसका और इसका अंतर कैसे है, दोनों विद्वान अलग अलग है, तभी तो मैंने कहा रसेल और निफेन को अलग ढंग से समझना और स्पेंसर और थॉमस को अलग ढंग से समझना। अफ्रीकी परिमंडल में ये जो नाम आ रहे हैं ना, ये मजेदार है।
अफ्रीकी परिमंडल के अंदर सूडान आता है, मध्य अफ्रीकी, दक्षिण अफ्रीकी, पूर्वी अफ्रीकी, मेडागास्कर और इथोपियन, ये इसके परिमंडल है। इसमें जो मध्य अफ्रीकी है उसमें इसने 3 जनजातियों के आधार पर प्रदेश बना दिए, गिनी, कांगो और बुशमैन। 3 मतलब जंगली क्षेत्रों के आधार पर, कुछ जनजातियों के आधार पे। तो ये अच्छा चैप्टर है। उसके बाद में तुम्हारा पूर्वी यूरोप या सोवियत रूस आएगा। इसमें विसरण पेटी दी हुई है, देखो ये विसरण पेटी उसमें भी आएगी, आप इसको ढंग से देख लेना। ये लातविया, लिथुआनिया, इसके आसपास के कुछ क्षेत्र हो गए, अभी मुझे पूरा दिमाग में नहीं आ रहा विसरण पेटी। ये एग्जाम्पल अच्छा है विसरण पेटी का। दक्षिण एशिया आ गया। दक्षिण एशिया में जैसे देखो भारत है ना, स्पेंसर और थॉम्स ने दक्षिण एशिया के अंदर 4 परिमंडल बताए हैं। ये एक पाकिस्तान, एक भारत, एक श्रीलंका और एक बंगाल। सुनो, भारत में इसने किसको लिया है? हिमालय प्रदेश को, उत्तर भारत, दक्षिण भारत और मालदीव को भी साथ में लिया है। ये टेक्निकल चीज है। भारतीय परिमंडल में आता है मालदीव प्रदेश, किसके अकॉर्डिंग? स्पेंसर और थॉम्स के अकॉर्डिंग। फिर दक्षिणी पूर्वी एशिया की बात करी, जिसमें उसने 5 परिमंडल बताए दक्षिण पूर्व एशिया में। बौद्ध परिमंडल, वियतनाम, मुस्लिम परिमंडल, फिलीपींस और न्यू गिनी। ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ये ध्यान रखना, ये खमेर प्रदेश आया है। स्पेंसर और थॉमस के अनुसार खमेर प्रदेश बौद्ध परिमंडल का हिस्सा है, जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र में आता है। एक और आया सुलू समुद्र प्रदेश, ये आपका मुस्लिम परिमंडल का हिस्सा है, जो दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंतर्गत आता है। मुस्लिम परिमंडल ये है ना अपने प्रशांत महासागर वाले मोमडन कंट्रीज जैसे इंडोनेशिया वगैरह है, तो वो लिया इसने। देखो मलाया, पश्चिम इंडोनेशिया, पूर्वी इंडोनेशिया और कुलू समुद्री द्वीप। फिर एक ऑस्ट्रेलियन मंडल इसने और लिया, जिसमें ये न्यू गिनी, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया वगैरह आते हैं। चीनी परिमंडल लिया है। चीनी को ध्यान से देख लेना। चीनी मंडल में 7 परिमंडल माने इसने। 7 में किसको माना है? मंगोलिया, मरु उद्यानी भ्रमणशील प्रदेश, ये मरुस्थल का क्षेत्र, तिब्बत हो गया, चीन हो गया, कोरिया हो गया, जापान और ryukyu द्वीप, ये भी आपका चीनी मंडल का हिस्सा है। और जो चीनी परिमंडल के अंदर इसने प्रदेश लिए, उसमें ताइवान को भी माना है। फिर इसने भी प्रशांत मंडल की बात करी है। प्रशांत मंडल में 3 ही लिए, लघु द्वीपीय, कृष्ण द्वीपीय और बहुद्वीपीय। ये लघु द्वीपीय माइक्रोनेशिया है, और कृष्ण द्वीपीय आपको मेलेनेशिया है, और बहुद्वीपीय वो पॉलिनेशियन है। एंगल अमेरिका में अमेरिका और कनाडा लिया है। ये थोड़ा सा ढंग से देख लेना। अमेरिका के अंदर एल्यूट एस्किमो को अमेरिका में रखा है, कनाडा में रेड इंडियन एस्किमो कनाडा में, और फ्रांसीसी कनाडा कनाडा में आएगा। फिर 11वां इसने लैटिन अमेरिका का लिया है, जिसमें मैक्सिको से लेकर गयाना, रेड इंडियन का आंतरिक प्रदेश, एक ये चीज थोड़ा सा इसमें आई है, हो रेड इंडियन का आंतरिक प्रदेश है, ये लैटिन अमेरिका के अंतर्गत माना है। फॉकलैंड द्वीप समूह इसमें आ जाएगा। ये हो गया आपका स्पेंसर और थॉमस का। उसके बाद में ये ब्रोएक का क्लासिफिकेशन है, ये ना, ये ब्रोएक का क्लासिफिकेशन है। ब्रोएक ने 7 सांस्कृतिक परिमंडल की बात की। परिमंडल लिखा है लेकिन ये मंडल है। पाश्चात्य परिमंडल की बात करी, फिर उसके गौण भाग भी किए हैं उस साइड में पाश्चात्य परिमंडल के। दूसरा इसने मुख्य इस्लामिक संस्कृति दी है। तीसरा इसने इंडिक संस्कृति की बात की। इसका विस्तार से मिलेगा आपको बुक में, ध्यान रखना। मुख्य इस्लामिक संस्कृति में कौन आता है, इंडिक में कौन है, पूर्वी एशियाई में कौन है, दक्षिण पूर्व एशियाई में कौन है, मध्य अफ्रीकी में कौन है, और दक्षिणी प्रशांत के अंदर कौन है। ये आपका मैंने डिटेल से बता दिया कि ये 3 जो विद्वान है, इनका क्लासिफिकेशन बहुत ही शानदार क्लासिफिकेशन है, और आप इसको बढ़िया ढंग से तैयार कर लेना। उसके बाद अपन मूल अपने अगले चैप्टर पे आ जाएं। तो ये प्रदेश यानी रीजन, रीलम और वर्ड, ये तीनों चीजें अपने सामने हो गई। उसके बाद आपको कल्चर ज्योग्राफी में जनजातीय समूह ध्यान रखना। कई बच्चे मुझे कहते हैं सर थ्योरी ऑफ ट्राइबल ग्रुप हमें कहीं मिल नहीं रहा है। मुझे भी नहीं मिलता है, पता नहीं उसने जो एग्जामिनर ने डाला है भाई सिलेबस सेटर ने, तो थ्योरी का यहाँ क्या तात्पर्य? मेरे हिसाब से वो जनजातियों की उत्पत्ति से लेकर के और उनके क्रियाकलाप से लेकर के उसके संदर्भ में एक सैद्धांतिक बात करना चाहता है। तो आप जनजातियों को सही ढंग से पढ़ लो, और क्या है। तब मैंने कहा है कि जनजाति समूह को ढंग से पढ़ो, किसी भी बुक में मिल जाएगा। जनजाति का अर्थ क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, किस तरीके से जनजातीय संस्कृतियों का ऐतिहासिक विकास रहा है, यानी कौन कौन सी संक्रमणकालीन अवस्था से होकर के वो गुजरे हैं, अपना सांस्कृतिक इतिहास उसका एक आध पेज में मिल जाएगा।
विश्व की प्रमुख जनजातियां विद्यार्थियों अवश्य पढ़ना। और मैंने हमेशा जो भी स्टूडेंट मेरे से जुड़े हुए मैंने उनको कहा है कि आप विभिन्न क्षेत्रों की जनजातियों के आवास और क्रियाओं का जो पर्यावरण पर प्रभाव है, हर बुक इसका एनालिसिस करती है। भाई जैसे बुशमैन लोग हैं उनका पर्यावरण पर क्या प्रभाव है, या वो किस तरीके से पर्यावरण के साथ बैलेंस बिठाते हैं, कोई उसकी क्रियाएं होगी जिससे वो पर्यावरण के साथ बैलेंस बिठाते हैं। तो वहाँ एक आपको दो दो तीन तीन लाइन में चैप्टर मिल जाएगा, बुशमैन लोगों का पर्यावरण के साथ संबंध, एस्किमो का पर्यावरण के साथ संबंध, किर्गिज का पर्यावरण के साथ संबंध। तो एक वो लिखा हुआ है कि पर्यावरण के प्रभाव क्या है इनके, वो हमें कहीं मिल नहीं रहा है। तो क्या कोई स्पेशली चीज होना जरूरी नहीं है, उन्होंने इस तरीके से लिया है कि हो सकता है कि वो इस जो कल्चरल प्रोसेस है, हमारा सांस्कृतिक प्रक्रिया है, इसका हमारी इस एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो पूछना चाहता है। तो आप जितनी जनजातियों के पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ते हैं उनको स्टडी कर लो, जनजातियों का जो अध्ययन करें, दुनिया की जनजातियां आप पढ़ें तो आप दो एग्जाम्पलों को ध्यान रख करके पढ़ें। एक तो क्षेत्र के अनुसार पढ़ें, कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि उष्ण कटिबंधीय वनों की या विश्ववीय वनों की जनजाति निम्न में से कौन है कौन नहीं है। कभी कभार आता है भूमध्य रेखीय की जनजाति कौन है कौन नहीं है। कभी कभार आता है उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों की जनजाति कौन सी है, टुंडा प्रदेश की जलवायु कौन सी ये जनजाति कौन सी है, या मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों की जनजातियां कौन सी। तो एक तो क्षेत्र के अनुसार जनजातियां पढ़ना, और एक आर्थिक क्रिया के अनुसार भी पूछा जा सकता है, जैसे संग्रक जनजातियां कौन सी है, आखेटक जनजातियां कौन सी है, पशुपालक जनजातियां कौन सी। तो दुनिया की कम से कम 12-15 जो जनजाति हैं उसके बारे में ढंग से पढ़ लेना। ढंग से पढ़ने का मतलब ये है कि क्षेत्र, एक तो क्षेत्र ध्यान रखना और एक उसकी अर्थव्यवस्था ध्यान रखना, और दूसरा कुछ इंपॉर्टेंट अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कोई टेक्निकल वर्ड वगैरह है तो वो ध्यान रखना। ओके। उसके बाद में सांस्कृतिक विसरण का आता है, कल्चर डिफ्यूजन का आता है। तो कल्चर डिफ्यूजन की परिभाषा क्या है, क्लार्क और ग्रेगरी ने इसके बारे में लिखा होगा, ये भी मैं पीडीएफ में आपको अवेलेबल करवा दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना, मैं पीडीएफ पे डाल दूंगा। मैंने व्हाट्सएप जो मैसेज नंबर दिए हैं उस पर, या पट्टी में नीचे नंबर आ रहे हैं उस पर डाल देना। सांस्कृतिक विसरण के तत्व, विद्यार्थियों 4 तत्व है, इसको गहरा पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना याद रख लेना कि ये सांस्कृतिक विसरण के तत्व है। मानवीय विसरण, पदार्थों का विसरण, संस्कृति व विचारों का विसरण और नवाचारों का विसरण। उसके बाद विसरण का कारण क्या है, क्यों होता है, कल्चर डिफ्यूजन होता क्यों है, कल्चर डिफ्यूजन किसकी वजह से, कौन कौन से साधन है जो कल्चर डिफ्यूजन करेंगे, विसरण के अवरोधक कौन है, कौन विसरण को रोकेगा, विसरण का प्रभाव क्या पड़ेगा, सकारात्मक प्रभाव क्या है और नकारात्मक प्रभाव क्या है, इसको ढंग से देख लेना। उसके बाद आपको नवाचार विसरण, जो नवाचार विसरण का यूं ही कहते हैं कि सांस्कृतिक नवाचार है उसको फैलाना। इसका अर्थ क्या है, एक हैंगर स्टैंड का मॉडल इस पर चलता है, काफी अच्छा स्टडी है। तो हैंगर स्टैंड ने क्या स्टडी की उसको भी ढंग से पढ़ना। हैंगर स्टैंड की एक बुक है जो मैंने आपको पहले ही बता दी, स्पेशल डिफ्यूजन, स्पेशल डिफ्यूजन एज एन इनोवेशन प्रोसेस, नवाचारों के विसरण के संदर्भ में उनकी ये लिखी गई किताब है। हैंगर स्टैंड के मॉडल को आपको किताब में जहां पर भी मिले बढ़िया ढंग से तैयार कर लेना, एक आध प्रश्न उसमें से पूछा जा सकता है। जैसे एंगरस्टैंड ने अपने मॉडल में 2 चीजें दी है उसका ध्यान रखना, एक तो विसरण के प्रकार दिए हैं, कितने दिए वो ध्यान रखना, और एक विसरण की अवस्था या लहरें दी है, किस तरीके से सांस्कृतिक जो विचार होते हैं वो बाहर फैलते हैं तरंग के रूप में। तो उन्होंने विसरण के 6 प्रकार दिए हैं, मैं पीडीएफ में आपको अवेलेबल करवा दूंगा, वो 6 कौन है ध्यान रख लेना। और एक उसने अवस्था दी है, 4 अवस्थाएं दी है जिसको हम लहरें भी कहते हैं। जैसे प्रथम अवस्था को उसने प्राथमिक लहर का, द्वितीय अवस्था को उसने विसरण अवस्था का, या द्वितीय लहर को उसने विसरण अवस्था का, तृतीयक लहर को उसने संघनन अवस्था का, और चतुर्थ लहर को उसने संतृप्त अवस्था का। फिर उसमें विशेषता भी है, प्राथमिक लहर की विशेषता क्या है, विसरण अवस्था की विशेषता क्या है, संघनन की विशेषता क्या है, और संतृप्त अवस्था की विशेषता क्या है। ये हो गया कल्चर डिफ्यूजन के बारे में। उसके बाद में हैंगर स्टैंड का मॉडल भी है। उस मॉडल में उन्होंने संपर्क क्षेत्र और मध्य सूचना क्षेत्र, इन 2 शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो थोड़ा देख लेना संपर्क क्षेत्र क्या होता है, किस तरीके से नवाचारों के प्रसरण में ये काम करता है, और मध्य सूचना क्षेत्र या MIF क्या होता है, किस तरीके से ये इस मॉडल में काम करता है। इसके अलावा हैंगर स्टैंड के मॉडल में संशोधन किन किन लोगों ने किया है, ज्यादा गहरा मत पढ़ना, बस ये नाम याद रखना, गोल्ड, एगेट, क्लिप, ब्राउन और ग्रेगरी, इन्होंने संशोधन किया। एक पोलिनेशियन क्षेत्र में अधिवासों की स्टडी की, मतलब अधिवासों की स्टडी
नवाचारों के विसरण के संदर्भ में की है, वो की है लेविसन, वार्ड और वेब ने। क्या की है, कितना गहरा किया है, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, बस पॉलिनेशियन क्षेत्र का अध्ययन किया था लेविसन, वार्ड और वेब ने। ओके, ये हो गया विसरण। और अब आपका अंतिम चैप्टर है रेसिज्म एंड टेररिज्म। देखो विद्यार्थियों, यहाँ रेसिज्म शब्द लिखा हुआ है। रेसिज्म के दो तीन अर्थ भी अपन निकाल सकते हैं। रेसिज्म का अर्थ जातिवाद भी होता है। रेसिज्म को हम नक्सलवाद या नस्लवाद की, नक्सलवाद नहीं की, नस्लवाद के रूप में भी ले सकते हैं। और रेसिज्म को हम, जातिवाद हो गया, जातिवाद और नस्लवाद, हाँ, और एक प्रजातिवाद भी हो सकता है रेसिज्म के रूप में। तो जहां तक मैं समझता हूँ जातिवाद तो कास्ट का जो चैप्टर था, कास्ट और कास्टिज्म, ये मैंने सोशल ज्योग्राफी में आपको बता दिया था। वहां जातिवाद के बारे में सिंपल वहां हम देख ली। यहाँ जहां तक मैं समझता हूँ कि रेसिज्म का तात्पर्य नस्लवाद है, तो यहाँ थोड़ा नस्लवाद के बारे में और टेररिज्म के बारे में देख लेना। कोई ज्यादा इसमें से प्रश्न आने की संभावना नहीं है। अब यूं तो टेररिज्म के 20 पृष्ठ पढ़ो तो भी पूरे नहीं होते टेररिज्म, बट यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो डेफिनेशन, डेफिनेशन नहीं, सिंपल सा अर्थ देख लेना। कारण क्या है, नस्लवाद के कारण क्या है, आतंकवाद के कारण क्या है, इनका प्रभाव क्या पड़ेगा, थोड़ा भारत के संदर्भ में देख लेना। वैसे नस्लवाद भारत के अंदर नहीं के बराबर मिलेगा, आतंकवाद की कुछ प्रॉब्लम है। इसको आप ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं, कर सकते हैं, यदि कहीं नहीं मिले तो। ये आपका हो गया कल्चर ज्योग्राफी का चैप्टर। और अपना जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एक शानदार सीरीज जो पिछले 4 महीने से चल रही थी, जिन्हें हम सिलेबस विश्लेषण नाम दे रहे थे, इसका जो 28वां चैप्टर है वो आज पूरा हो गया। मुझे बेहद खुशी है इस चैप्टर को आप तक पहुंचा करके आपकी मैंने हल्की सी मदद की। और आप सबके अपनत्व, प्रेम और स्नेह से ये हमारा जो परिवार है वो काफ़ी फला है, बड़ा है। और आज अपने इस प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि मैं वीडियो के अंतिम में बात कर रहा हूँ, तो केवल आपसे ही बात हो रही है, क्योंकि नए लोग तो इतने लंबे समय तक टिकेंगे नहीं। तो आज जो अपने परिवार में करीबन 4000 अपने यूट्यूब के जो फॉलोअर्स हैं, या यूट्यूब की फैमिली में जिसको कह सकता हूँ, 4000 में से एक्टिव तो बहुत कम है, 1000 के नज़दीक एक्टिव होंगे। और जो अपने प्लेटफॉर्म पे आए हैं, एन के ज्योग्राफी प्लेटफॉर्म पे, करीबन 800 से 900 स्टूडेंट उससे भी जुड़े हुए हैं। तो बहुत कम समय में आपका जो अपनत्व रहा, स्पेशली स्टूडेंट जुड़े हैं। क्योंकि केवल ज्योग्राफी रिलेटेड, अभी तो मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का ही एक सिंपल सा कोर्स चलाया था। तो मुझे आशा है कि आपको यदि हेल्प मिली है इन क्लासों से, तो आप अपने मित्र तक ज़रूर पहुंचाएं इन क्लासों को। अभी हम जो आगे स्कूल लेक्चरर का शुरू करने वाले हैं, उसके अलावा नेट जीआरएफ का भी शुरू करने वाले हैं, राजस्थान जीके को लेकर के भी हम बताएंगे। आप अपने मित्रों तक अपनी इस जो टीम है इसका प्रचार प्रसार जरूर करें, उनके बीच में ले जाएं। और आप है वो तल्लीनता और तन्मयता के साथ लगे रहें। मैं चाहता हूं कि मेरे से जो स्टूडेंट जुड़े हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में, वो 101% कामयाब हो। धन्यवाद।